बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। एक नए जोश, एक नई एनर्जी के साथ आज बड़ा दिन है, 3 मार्च है और सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया कि आज का बड़ा दिन है, तो फिर आज गुड मॉर्निंग के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ किसके लिए क्या होती है वो भी रात तक आज पता लग जाएगा। गुड लक लेकिन जरूर कहना चाहिए, क्योंकि बड़ा दिन है जी, सेनेट का इलेक्शन है और पंजाब के अलावा तमाम असेंबलीज में, इसके अलावा कौमी असेंबली में बड़ा मुकाबला है। तो इसकी अहमियत आपने देखी होगी कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई है। पीडीएम किस तरह से एक पेज पर आई और अपना एक उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सामने ले आई। वहीं पर गवर्नमेंट ने, हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अपने उम्मीदवार हफीज शेख को भरपूर सपोर्ट किया। लेन देन और एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को प्रेशराइज करना, नाराजगियों का इजहार भी खूब देखा गया है। बिल्कुल, नाराजगियों का इजहार भी खूब देखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो KPK बलूचिस्तान और विफाक के साथ साथ सिंध में पोलिंग का अमल जहाँ शुरू हुआ है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और मेंबर्स अब वहाँ जाना शुरू हो जाएंगे और जाना शुरू हो भी गए हैं। गैर जरूरी गाड़ियों का दाखिला बिल्कुल वहां पर बंद है। मेंबर्स असेंबली सिंध की अगर बात करें तो उसके बाहर सिंगल पार्किंग में गाड़ी पार्क कर सकेंगे और फिर वहां से अंदर जाना होगा। तो ये तमाम सिनेरियो आज हम शो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन अभी तक आ चुका है, किस किस ने अभी जाना है। हाँ, अलबत्ता पंजाब में ये गहमा गहमी नहीं है क्योंकि बिला मुकाबला 11 सेनेटर्स जो हैं मुंतखब हो चुके हैं। ऑलरेडी सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, जिसकी मुतनासिब से जिस पार्टी को भी वोट मिलना था और सेनेट का इलेक्शन होना था वो हो चुका और सीट एडजस्टमेंट हुई है। इसमें इस दफ़ा हमने ये देखा कि ये एक अपनी नौयत का एक पहला वाक़या है कि रीसेंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा जो ओवरऑल सिचुएशन है इस टाइम, अगर हम बात करें सूबाई असम्बलियों की, तो KP में, बलूचिस्तान में, सिंध में भी हमने इश्यूज़ देखे हैं और इसके अलावा हमने ये भी चीज़ देखी है कि जो कौमी असम्बली में हुआ और उसकी वजह से जो बहस हुई है, गुज़िश्ता रात भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई, उस पर भी खूब बात हुई है। तो ये, लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन सेनेट का इलेक्शन जिसकी इंतजार था कि 3 मार्च को होना है, आज 3 मार्च और आज ये हो रहा है। बिल्कुल, अब कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स तो बहुत सामने आए जी। कल तक अभी ये तय ही नहीं था बैलेट पेपर कैसा होगा, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि मौजूदा तरीकेकार, पुराने तरीकेकार के मुताबिक ही जो खुफिया बैलेट है उसके जरिए ही वोटिंग होगी। फिर आपने कुछ स्कैंडल्स का जिक्र किया जो कल रात को सामने आया, कुछ वीडियोस सामने आई जिसको एतराफ़ भी कर लिया अली हैदर गिलानी ने। एंड आई एम श्योर आपने कल से ये पूरा सिनेरियो देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी ले लिया। इस पर भी हम बात करेंगे और सेनेट इंतखाबात के ऊपर भी डेफिनेटली हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, अब वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं ना, इतने अरसे से जिस चीज़ का शोर था वो दिन आज आ ही गया और वो एक्साइटमेंट ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि ऑब्वियसली मीडिया में भी और मीडिया के थ्रू लोगों में भी अब पाई जा रही है। एंड पीपल वांट टू नो कि ये क्या होने जा रहा है। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का सेनेट के इंतखाबात के हवाले से सबसे बड़ा मुकाबला है और पहली दफ़ा हमने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो ना सिर्फ गहमा गहमी बल्कि मुतनाज़ा अमूर जो है जिस अंदाज से सामने आए उनको देखा है जी। और इस मुकाबले ने एक बड़ा मुकाबला बना दिया हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान और उसमें हमें कुछ ऐसे तल्ख पहलू भी देखने को मिले जहां हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान काफ़ी डेफिसिट नजर आया। यानी ओपन बैलेट का, फिर खुफिया बैलेट का, फिर सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर इलेक्शन कमीशन की तमाम चीज़ें बिल्कुल आती रही हैं और हमने देखा है डेवलपमेंट हुई है। हम चाहते हैं कि सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, वो भी आपके साथ बात भी सुनते रहें और इस प्रोग्राम में भी शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। क्या हाल चाल है बुखारी साहब? आज तो आप भी सुबह जो है ना वो इस्लामाबाद में देख रहे हैं सियासी दंगल जो लग रहा है आज। जी, मैं तो पिछले 3 दिन से यहाँ सारा ड्रामा देख रहा हूँ। जी बिल्कुल जी। सलमान आबिद साहब, तो मैं ये कह रहा था कि ये एक बड़ा मुकाबला, इसके जो फैसले हुए वो बड़े फैसले, और खास तौर पे जब वो वीडियो आई थी 2018 के सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, साथ मैं ये भी बता दूं कि कौमी असेंबली में पहला वोट कास्ट हो चुका है और फैसल वाबदा ने पहला वोट कास्ट किया है और वहां से ऑब्वियसली इतलात आ रही हैं और खबरें भी आ रही हैं, तो वो भी हमने साथ साथ शेयर करनी है। फैसल वाबदा अपना पहला वोट कास्ट कर चुके हैं। आज जो कौमी असम्बली का इंतखाब है उसमें तो सबसे बड़ा दंगल अब्दुल हफीज शेख वर्सेस यूसुफ रज़ा गिलानी ही है और उसमें अब पहला वोट जो है वो कास्ट हो चुका है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी मैं ये कह रहा था कि पहली दफा वो जो वोटों की खरीदो फरोख्त का मामला था
उसमें वीडियो का सामने आना, पीटीआई का स्टांस लेना, उसके बावजूद उसके ऊपर कोई बड़ी पेशरफ्त ना होना, इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हम पुराने तरीकेकार के तहत इलेक्शन करवाएंगे, इस वजह से ये बड़ी गहमा गहमी हुई। फिर आप देखिए कल जो कुछ सिंध असेंबली में हुआ, फिर कुछ वीडियोस, ऑडियोज एंड चैट जो है वो सामने आई है, उससे फिर ये सारे मामलात में एक मुतनाज़ा मामला भी सामने आ गया कि सेनेट के जो इलेक्शन है उसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर किया जाए। और आज मैं ये समझता हूं कि जो आज का दिन है ये बुनियादी तौर पे जहां जीतने और हारने वालों के दरमियान मुकाबला है, वहां इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है कि वो कैसे इंश्योर करता है उस पूरी ट्रांसपेरेंसी को, जिसकी वजह से पिछले 1 माह अदालती प्रोसीडिंग चली, इलेक्शन कमीशन वहां पेश हुआ, और ये जो कल वीडियोज आई, ऑडियोज आई, उनकी क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या किस तरीके से उसको देखा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा स्टेक तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर होगा आज के दिन के किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखना होगा आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। दूसरा में ये देखना है कि केपीके में और सिंध असेंबली के अंदर क्या कुछ तब्दीली आती है। ये जो कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने के ऊपर जो है ना सीटें जो है लोग एक दूसरे से नाराज हैं, फिर वो वोट देंगे, तो कौन किस पर सियासी बर्तरी हासिल करता है वो देखी जाएगी। फिर इस इलेक्शन के बाद जो शोर उठेगा वोटों की खरीदो फरोख्त का, वो किस हद तक एविडेंस बेस्ड होगा, ये भी हमें देखना होगा। जी, वो तो पहले ही उठना भी शुरू हो गया। और सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, हम आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने सिंध असेंबली के बाहर रिपोर्टर से अपडेट ले लेते हैं कि वहां पर सूरत हाल क्या है। आजाद नेहरियों ने हमें ज्वाइन किया है। जी आजाद, बताइएगा, मेंबर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है सिंध असेंबली में? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की तरह जहाँ पर एक अहम मौजू छिड़ा हुआ है, ख़ासतौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के हवाले से, इस तरह ही सिंध असेंबली ख़ासतौर पर जहाँ पर 168 अरकान पर मुश्तमिल ये ऐवान है, जहाँ पर ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान मुनर्फ हुए हैं उसके बाद में सूरत इंतहाई अहमियत की हामिल दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त तक सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, जिसमें ख़ासतौर पर 2 जो अरकान मुनर्फ हैं, जिसमें असलम अबड़ो और शहरियार शर, वो भी सिंध असेंबली में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को वोट कास्ट नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट कास्ट करेंगे। सैफुल्लाह अबड़ो, जिसकी वजह से ये अरकान मुनर्फ हुए हैं, पीटीआई से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्नोक्रेट की निशस्त पर उम्मीदवार है, वो भी यहाँ पर पहुँचा है। उनसे जब पूछा गया कि आपकी नामजदगी बाद में जो है पीटीआई टूट फूट का शिकार है, क्यों है, उसका कहना था पीटीआई टूट फूट का शिकार नहीं है, उनके अरकान जो है आज भारी अक्सर से कामयाब होंगे। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 99 अरकान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि वो भी भारी अक्सर से कामयाब होंगे, तमाम तर नशस्तें हासिल करेंगे। लेकिन तमाम तर दावाएं अपनी जगह पर, लेकिन फैसला करना है अरकान असेंबली के ज़मीर का, वो फैसला आज बेल्ट बाग के जरिए करेंगे, वो किसकी तरफ उनका ज़मीर गवारा करता है। लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल इंतहाई अहमियत की हामिल भी है। यहाँ पर सिंध असेंबली में कल के मामले के बाद में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए हैं। और अभी तो पूरा दिन पड़ा है। ये 2 उम्मीदवारों का आपने जिक्र किया आजाद, डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। हम बुखारी साहब का रुख करेंगे। बुखारी साहब, जिस तरह से आजाद नोडियो बता रहे थे कि सिंध असेंबली में जो सिचुएशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान ने ओपनली अब कह दिया है कि हमने पार्टी के जो मेंबर हैं उनको वोट नहीं देना, जो उनके कैंडिडेट हैं। ये बताइएगा, ये ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है और आज का दिन अब फाइनली आ गया, जिसका इंतजार भी था सबको, कैसे देखते हैं आप ये डेवलपमेंट्स, जो इलेक्शन कमीशन और फिर आज का दिन और उसकी अहमियत? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुझे एज ए पाकिस्तानी बहुत खुशी है कि इलेक्शन कमीशन जो है जिस तरह का स्टांस लिया है, चाहे वो हुकूमत के प्रेसिडेंट रेफरेंस के हवाले से था या उसके बाद हुकूमत की इस कोशिश के हवाले से था कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की राय आई है उसको इलेक्शन में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मेरा एतमाद जो है वो बहाल हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का बंदाना स्टांस उन्होंने लिया है, इससे इलेक्शन की शफाफियत को मुमकिन बनाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखिए, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें आपको ये ढूंढना है कि जो नेगेटिविटी चल रही है इस वक्त इस इलेक्शन के बाद, उसका जिम्मेदार कौन है। सिंध असेंबली में कल जो कुछ हुआ, वहाँ जो 3 अरकान थे उनके सिंध असेंबली के वाचिगाफ अल्फाज में, पब्लिक में, स्टेटेड पोजीशन में, वीडियो पर कहा था कि हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि ये टिकटों की जो तकसीम हुई है या जिन लोगों को सामने लाया जा रहा है, उनका पार्टी कार्डर से, पार्टी के हार्डकोर
जो अरकान है उनसे कुछ ताल्लुक नहीं जी। तो दूसरी तरफ जो ये वीडियो जो अली के हवाले से चलाई गई है इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरी पीडीएम की कह रही है कि ये जालसाजी है, ये वीडियो जो है मनूवर की गई है। जहाँ तक इसके कंटेंट का ताल्लुक है उसके ऊपर अली हैदर ने खुद कहा कि जी मैंने बात की है, हमारा हक है वोट मांगे, चाहे वो लोग तरीके इंसाफ के हों या किसी दूसरी पार्टी के। और अगर कोई ये सवाल पूछ ले आगे से कि जी मैं तो कैसे, मेरा दिल नहीं चाहता मैं पार्टी को, उसको तरीका कार बताने में कोई खराबी नहीं है, कोई इलेक्शन रूल की वायलेशन और ये हक सबका है। अब आप देखिए अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने खत लिख के वोट मांगा इमरान खान साहब से तो आप कहेंगे कि ये करप्शन है? ये तो हक है किसी भी वोटर का कि वो किसी भी पार्टी के रुकन से जो है वो वोट मांगने की दरखास्त भी कर सकते हैं, उसको परसुएट भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है, इसलिए हो रहा है, ये इलेक्शन के इस माहौल को खराब करने की साजिश कौन कर रहा है, ये अहम सवाल है जिनके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। लेकिन आज जैसा कि शुरू में आपने इब्तदाइये में भी कहा, सिमल ने भी कहा कि आज का दिन तारीखी है और सलमान आबिद साहब को मेरा सलाम भी दीजिए, उन्होंने भी जिस तरीके से मंजर कशी की है आज के इलेक्शन की, यकीनी तौर पे ये काफी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, इसके ऊपर स्टेक्स बहुत हाई हैं और फैसला ये होना है कि इस्लामाबाद में जो शख्स भी जीतेगा उसके बाद से ही ये सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। फर्ज कीजिए अगर हुकूमत का कैंडिडेट जीतता है जिनके पास इस वक्त नंबर का दावा है उनके पास ज्यादा है, वो परेशान है अगर तो सिर्फ इस बात से कि उनकी पार्टी के अंदर काफी तोड़फोड़ है, पार्टी के अंदर काफी तोड़फोड़ है जिसको डिनाई किया जाता है। बुखारी साहब, साथ साथ मैं नाज़रीन आपको ये भी बताते चलूं कि वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी है। अब तक शफीक अराई हैं जिन्होंने पहला वोट कास्ट किया, फैसल वाबदा हैं जिन्होंने दूसरा वोट कास्ट किया, वफाकी वजीर उमर अयूब भी वोट कास्ट कर चुके हैं, फैसल वाबदा और मुनज़्ज़ा हसन ने भी वोट कास्ट कर दिया है। सेनेट के लिए पोलिंग का अमल जारी है जो बिला रुके शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हमें पीपुल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान ने ज्वाइन किया है, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा, अब तक आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा ज्वाइन इन करने के लिए। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है और पीपुल्स पार्टी के हवाले से बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें भी सामने आ रही हैं कल से ही। क्या कहना चाहेंगी आप इस पर? एक तरफ इलेक्शन कमीशन तो उस वीडियो का नोटिस भी ले चुका है, दूसरी तरफ अभी पोलिंग का अमल शुरू हो गया है, इस सारे सिनेरियो को आप कैसा देखती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो इलेक्शन का अमल है वो शफाफ होना चाहिए और लेकिन जिस किस्म की जो चीजें सामने आ रही हैं उससे बहुत से सवाल उठते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि वीडियो अगर मैं जो है कैंडिडेट हूँ तो मैं हर दरवाजे पे दस्तक दूंगी वोट के लिए, क्योंकि दरवाजे पे दस्तक देने में कोई मेरे ख्याल में हर्ज नहीं है। अच्छा, अब अगर कोई कैंडिडेट अलग ऐलान कह रहा है, यानी यहाँ तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, वो अलग ऐलान कह रहा है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, तो कह रहा है कि मैं वोट नहीं दूंगा इन कैंडिडेट्स को जिनको आपने हम पर मुसल्लत किया है। और अगर वो कैंडिडेट्स जो है वो राब्ता कर लेते हैं किसी और जमात से और ये कहते हैं कि हमारी पार्टी हमें जबरन वोट दिलाना चाहती है, आप हमें बताएं कि हम क्या करें, और वो बताते हैं कि जी तो दोस्ती में जहाँ पर ताल्लुकात हो वहाँ पर एक गुफ्तगू। मगर मेरा सवाल ये है कि इसको रिकॉर्ड किसने की? क्या ये एक छोटी जल्दी साजिश थी और इस रिकॉर्ड करके गुफ्तगू को क्यों जो है वो आखिरी वक्त तक के लिए रोका गया? जाहिर बात है कल की गुफ्तगू तो होगी नहीं, क्योंकि इन मेंबर्स के तो काफी दिनों से बयान सामने आ रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें, जो खुफिया कैमरे हैं, खुफिया गुफ्तगू है, खुफिया रिकॉर्डिंग है, इस पे बहुत से सवालात हैं। डेफिनेटली जो है इस तरह की खुफिया जो लोग जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जो सब कुछ कर रहे हैं वो अपने अपने दायरा कार में रहे तो बहुत अच्छा है। सही, मतलब शफाफ अमल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है जी सहर कामरान साहिबा कि शफाफ अमल होना बड़ा जरूरी है। जो भी इसके पीछे है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साथ साथ इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, नेशनल असेंबली के मनाजिर भी हैं। इसमें आपको बताएं कि PTI के उम्मीदवार हफीज शेख साहब भी ऐवान में इस वक्त मौजूद हैं। शाद खाका अब्बासी साहब ने भी वोट अपना कास्ट कर लिया है, नवीद कमर साहब ने भी और शगुफ्ता जमानी ने भी वोट कास्ट कर लिया है। ये वोट कास्ट करने का सिलसिला अभी चलेगा शाम 5 बजे तक और बिला किसी तातुल से। अब ये तमाम मामला एक जानिब, अब दूसरी जानिब हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। जी अस्सलाम वालेकुम सगीर चौधरी। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू जी सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस वक्त हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, 9 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है,
इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा कर रहा है, इसके साथ साथ जो सेनेटर्स हैं और जो उम्मीदवार हैं और फिर जो इस वक्त कौमी असम्बली और दीगर मेंबरान हैं वोट कास्ट कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है सारा। ये बताइएगा इस वक्त इस्लामाबाद की फजा क्या दिखा रही है आपको? जी, इस्लामाबाद की फ़ज़ा जो है वो मौसम बड़ा प्लेजेंट है, बिल्कुल खुशगवार मौसम है, लेकिन जो ईवान के अंदर मौसम है वो बड़ा गर्मा गर्मी का है। और आज बहुत एक बड़ा अहम दिन है क्योंकि सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 9 बजे जो है वो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका था और जो 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। इस्लामाबाद की 2 सीटों पर जो है वो मुकाबला हो रहा है, जिसमें एक सीट जो है उस पर जो पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो हैं, इसके उनके मद्दे मुकाबल जो हैं वो पीटीए के हफीज शेख साहब हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। 341 उम्मीदवार जो है वो जो अरकान असम्बली हैं वो अपना हक़ दही इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अमल जो है वो 5 बजे तक जारी रहना है। इसके अलावा मशहूर शख्सियात हैं जिसमें शायद खाकान अब्बासी हैं, फवासिल वाडा हैं और दीगर जो हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है और दीगर अरकान जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं तो कि मुजमुई तौर पर 37 जो सेनेटर्स हैं उन्होंने मुंतखब होना है। 37 सीटें हैं जिसमें इस्लामाबाद की 2 हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उम्मीदवार, सिंध में इसी तरह जो है वो 11 हैं और बलोचिस्तान में भी 12 उम्मीदवार हैं जो कि आज जिनके दरमियान मुकाबला होगा। और शाम 5 बजे के बाद जब पोलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है वो गिनती का अमल शुरू होगा और आज ही जो है वो इसका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। चूंकि हुकूमती इत्तेहादी जो हैं उनको 181 की हमायत हासिल है और जबकि दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनको 160 नशिस्तें जो हैं उनके पास हैं, तो 11 नशिस्तें जो हैं वो फैसला कुन साबित होगी। जोड़ तोड़ का अमल रात भर जारी रहा, इससे पहले भी जोड़ तोड़ का अमल जो है वो चलता रहा। मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो जोर लगाती रहीं अरकान को अपनी तरफ लाने के लिए। तो इस जोड़ तोड़ का अमल आज भी जो है वो अभी तक भी जारी है। तो देखना ये होगा कि 11 नशिस्तें बड़ी अहमियत की हामिल होंगी। वही जो 11 नशिस्तें हैं अगर दूसरी जानब चली जाएंगी तो फिर उसी जमात का पलड़ा भारी हो जाएगा। 5 बजे के बाद जो है ये नतायज उसके आना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही। सगीर चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, वक्तन पर वक्तन हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। सेनेटर सहल कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। जहां उन्होंने वीडियो स्कैंडल का जिक्र किया और इश्यूज का जिक्र किया, तो सहल साहिबा सिर्फ वीडियो स्कैंडल ही नहीं है, कुछ ऑडियो भी है, कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी हैं। इलेक्शन कमीशन क्योंकि ऑब्वियसली पीटीआई तो इसके ऊपर बहुत शोर भी मचा रही है और दरख्वास्त भी दे दी गई है, इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस भी ले लिया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये इलेक्शंस के बाद भी ये इशू चलता रहेगा? क्योंकि वीडियोस तो 2018 की भी सामने आई, अभी भी सामने आई। इसमें डिफरेंस ये था कि अली हैदर गिलानी साहब ने खुद कह दिया कि हाँ जी ये वीडियो है और इसमें पैसे का लेन देन कोई नहीं है, मैं सिर्फ वोट मांगने गया था, तरीकेकार बता रहा था। देखिए बात ये फीमेल अगर इंटेंशंस अगर गलत होती तो अली गिलानी जो है वो कल सामने ना आते, ठीक है ना। उन्होंने बताया, मैं जिस चीज के ऊपर मेरा सवाल है ये है कि ये क्या हुकूमत अपनी जो मातहत एजेंसीज हैं उसको इस्तेमाल कर रही है, ये कोई सोचा समझा ट्रैप था। और दूसरी बात ये है कि हमने कल ये देखा कि सिंध असम्बली के अंदर ये जो मेंबरान जिन्होंने इनराब किया उन्हें कैसे मारा पीटा गया और एक मेंबर जो है वो बाहर निकल के उन्होंने भागने की कोशिश की तो उन्हें पकड़ के गाड़ी में डाला गया। तो जहाँ पर इस किस्म का जबर हो, जहाँ इस किस्म के हालात हो, वहाँ अगर मेंबरान जो है वो अपने जाती तरीके से जो है वो कांटेक्ट करते हैं जबकि वो ओपनली कह भी चुके हो, तो मैं नहीं समझती कि कांटेक्ट करने में कहने में कोई हर्ज है। हम में से बहुत से लोग बहुत ही निजी गुफ्तगू करते हैं और आपस की गुफ्तगू होती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर कोई गलत प्रैक्टिस है, लेकिन वो गुफ्तगू को रिकॉर्ड करने वाले, कल जो है उसको रिलीज करने वाले वो कौन है। और इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने जो 50-50 करोड़ ओपनली ऑफर किए एमएनए को, लेकिन वो तो सहर साहिबा वो तो फंड्स के नाम पे दिए जाते हैं ना, कौमी असेंबली के मेंबरान को जो फंड्स दिए जा रहे हैं उसका तो वो जवाब दे देंगे। लेकिन अब अली गिलानी साहब का आप जिस तरह जिक्र कर रही हैं, और इसके अलावा एक और मामला जो बड़ा अहम इस वक्त नौयत का हो चुका है कि इस तरह की और भी कुछ वीडियोस आ रही हैं, कुछ उसका दूसरा पार्ट भी सामने आ रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि इसके मजीद भी वीडियो जारी होंगी, वीडियो जिसने भी बनाई उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी। लेकिन क्या इस मामले की तहकीकात की वजह से असर पड़ सकता है इलेक्शन पे और इसके बाद?
वीडियो की बात करूंगी जो वेरीफाइड है, जिसको ओन किया है अली गिलानी ने, ठीक है। और वो जो बाद में आ रही हैं, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सी चीजें बनती हैं। मैं कहूँगी इसमें जो ब्लैकमेलिंग का जो कानून है ना, वो भी इसके ऊपर लागू होना चाहिए और डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो है कौन से नेगेटिव टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। जो चीज अभी जो है वेरीफाई नहीं हुई, ऑथेंटिकेट नहीं हुई, बिल्कुल, तो उसके ऊपर कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए और उस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको वेरीफाई भी करेगा और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। सलमान आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं सिर्फ कि आमिर डोगर साहब भी वोट कास्ट कर चुके हैं, राजा रियाज वोट कास्ट कर चुके हैं, नेशनल असेंबली में नवीद कमर कर चुके हैं, शगुफ्ता जमानी साहिबा कर चुकी हैं, शाहिद खान अब्बासी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, अमजद न्याजी साहब ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया और सेनेट इंतखाबात में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आमिर मक्सी जो है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, शाहिद खान अब्बासी वहां मौजूद हैं, अभी तक उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया और अभी कुछ ही देर में वो कर भी देंगे। सलमान आबिद साहब, आप कमेंट करना चाहेंगे? आपने सेनेटर साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी कि जितनी वीडियो उन्होंने ओनरशिप ली है हम सिर्फ उस पर कमेंट करेंगे और कल रात को नासिर हुसैन शाह साहब ने भी डिनाई कर दिया उस ऑडियो को कि मेरी आवाज नहीं है। वो देखिए, सलीम बुखारी साहब बैठे हुए हैं, वो मेरे उस्तादों में से हैं। वो एक बात तो ये तस्लीम करेंगे ना कि इस सेनेट के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की पार्लिमानी पॉलिटिक्स पे बड़े क्रिटिकल किस्म के सवालात उठाए गए हैं और बहुत संजीदा लोगों ने कहा है कि ये किस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है, इसमें हुकूमत है, अपोजिशन है, कौन सी जमात है, कौन सी जमात नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमारा डेमोक्रेसी का जो मुकदमा है वो कमजोर हुआ है। और मैं आपको बताऊं, अब एक वक्त आ गया जहां आपको सेनेट के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपको एक नया तरीकेकार लाना पड़ेगा जो ट्रांसपेरेंट हो। और अनफॉर्चुनेटली देखिए हमारी पॉलिटिक्स कहां फंसी हुई है, यानी एक तरफ हमें हिंदुस्तान के साथ सीरियस क्राइसिस है, दूसरी तरफ हमें अफगानिस्तान का जो पीस अमन है उसको सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, तीसरी तरफ हमें सी पैक जैसे मसाइल है। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत को इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए कि जो चैलेंजेस हमें रीजनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में है, उसको हम कैसे लीड करें। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां वीडियोस पे वीडियोस जारी करके, ऑडियोस जारी करके हम ये अपने सिस्टम को खुद दागदार कर रहे हैं, यानी हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार बन जाए और खुद दिखाते हैं अपना चेहरा, देखिए कि हम कितने बदनुमा है। तो मैं ये समझता हूं कि इस सेनेट के इंतखाबात तो देखिए आज गुजर जाएंगे, इन इंतखाबात के नताइज कुछ भी हो, कौन जीता कौन हारा, इससे हट के मैं तो इस बात पे तवज्जो देना चाहता हूं और जोर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस वक्त सीरियस तरीके से अपने आप को रीडिफाइन करें, खुदारा अपनी पॉलिटिक्स को खराब मत करें, दागदार मत करें, दुनिया में तमाशा ना बनाएं और जो रीजनल चैलेंजेस हिंदुस्तान इस वक्त हमारे लिए क्रिएट कर रहा है उसके मुकाबले में हमें एक मुस्तक़िल बयानिया जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। बेसिकली आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान होना चाहिए, इंटरनल में जो हो रहा है और जो सियासत हो रही है उसको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहिए। अब हम सलीम बुखारी साहब की तरफ भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इस वक्त हिदायत जारी की गई है कि जिन मेंबरान ने वोट कास्ट कर लिया है वो ईवान से बाहर चले जाएं, तो ये ऐलान जो है कर दिया गया है। एक्स सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कवर साहब। अस्सलाम वालेकुम कवर दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कवर साहब वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर भारी जिम्मेदारियां पड़ती ही जा रही हैं। एक तरफ तो शफाफ करप्शन फ्री इंतखाबात कराना था जो कि आज का दिन पहुंच गया और इंतखाबात शुरू भी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया पुराने तरीकेकार पर होगा, लेकिन कल रात को ये जो स्कैंडल सामने आया जिसमें वीडियो एतराफ भी कर लिया अली हैदर गिलानी ने, इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी ले लिया, कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? ये जो इस तरह की वीडियो होती है ना, ये जाली होती है और इसकी हकीकत कुछ और होती है। इसके लिहाज से इस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करनी होती। इसके बारे में जो हमारा इलेक्शन एक्ट जो 2017 है उसके तहत जो है ये बाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकता है और वहाँ केस अपना दायर करे। इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नोट्स तो दिए है, क्वायरी तो करेगा, इन्वेस्टिगेशन तो करेगा, लेकिन इसका इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह की जाली वीडियो जो है ना वो हर पार्टी अपने अपने मफाद में इस्तेमाल करती है। अब यहाँ से इसमें जो गए है उसने अपने वो पूछा है कि वोट डालने का क्या तरीका है और वोट को खराब कोई कर दे उसको क्या तरीका कार है, तो इसने मशावरत की है। आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी एक बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया कि आपने वोट कैसे कास्ट करना है। अगर आप निशान सही नहीं लगाएंगे तो वो वोट जो है आपका जाया हो जाएगा, मुस्तरद हो जाएगा। वो तो इलेक्शन कमीशन ने भी आज मुकम्मल तफसीर के साथ जारी किया है। लेकिन कुंवर साहब, अगर किसी को ये डायरेक्ट करना है जो कि वीडियो के मुताबिक ये भी इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये तलकीन की जा रही है कि आप अपना वोट जाया कर दें और वोट जो है जाया करने का तरीकाकार फिर बताया गया, और इसके साथ साथ अगर इसके कुछ मजीद भी वीडियोस की जो अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसके लिंक्ड अप हैं,
ये बताएगा इसका इम्पैक्ट क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर पड़ सकता है या सिर्फ अली हैदर गिलानी पर? किसी पर भी नहीं पड़ेगा। अब ये बताइए कि जो पेशावर में जो वीडियो आई है जिसके बारे में बड़े नोटों की गड्डियां रखी हैं, बोरियां रखी हुई है, तो उस पर पार्लियामेंट्री कमेटी के बोर्ड ने क्या फैसला किया? अभी तक नहीं फैसला किया। तो ये जो मामले होते हैं ये सारे सियासी होते हैं, सियासी जंग होते हैं। खाली जंग में इस तरह के हरबे इख्तियार किए जाते हैं, इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होती है। सही सही, कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होती। कंवलजीत शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सलीम बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और इससे पहले सेनेटर साहिबा भी गुफ्तगू कर रही थी, वो भी आपने सुना। क्या आप भी समझते हैं कि ये एक सियासी स्कैंडल ही है और इसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं पड़ेगा किसी कैंडिडेट के ऊपर, किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, वो पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, या इस तरह के स्कैंडल्स में बेशक नून लीग का ही हो, किसी भी पार्टी का हो? देखिए, पहले तो मेरा सलाम दीजिए कंवलजीत शाह साहब को, और उनको मैं चूंकि अथॉरिटी समझता हूँ इस इलेक्शन के हवाले से और खासतौर से इलेक्शन कमीशन के एतबार से, वो जो कहते हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है जी। और उसको मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता। उन्होंने जो गुफ्तगू पिछले चंद दिनों में इलेक्शन कमीशन के हवाले से, पीटीआई के हवाले से, और जो कोशिशें हो रही थी इस इलेक्शन को मनूवर करने की, उसके हवाले से की हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल मुस्तनद है, कोई दो राय उसके बारे में सकती हैं। और मैं समझता हूँ कि कमर दिलशाद साहब जैसे लोग जो हैं वो अभी भी इस प्रोसेस को यकीनी बनाने के लिए उनसे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था, खुद सेनेट को भी चाहिए था कि उनसे मशावरत लेते, उनसे वो चूंकि जैसा मैंने कहा कि एक अथॉरिटी है, वो इसको फूल प्रूफ बनाने में बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो गुफ्तगू उन्होंने की है उसके हवाले से मैं सवाए उनको सेकंड करने के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जब भी इलेक्शन होते हैं इस किस्म की वीडियोस जो हैं ये कहाँ से आती हैं, ये बड़े बड़े सवालात इसके ऊपर उठाए जा सकते हैं। क्यों आती हैं ये सब कुछ जो है ये हमने पहले भी माजी में देखा है और अब भी हम देख रहे हैं। अब जिस तरीके से कल वाली वीडियो का इशू बनाया जा रहा है, कहां से ये आई है, किसने इसको वायरल किया है और इससे किसको फायदा पहुंचेगा, कौन इससे फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये सारे वो सवालात हैं। असल में बात ये है, जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों में नहीं बल्कि कई हफ्तों से जिस उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है पीटीआई के अंदर, ये मेरे ख्याल से उसी के सारे ऑफशूट्स हैं जो हम इस वक्त देख रहे हैं। कल सिंध असेंबली में क्या हुआ वो हमारे सामने है, किसी को कोई कुछ छुपा नहीं सकता क्योंकि हर चीज वीडियो पर है। इसी तरीके से पंजाब से जो आवाजें आई थी वो भी हमने सुनी थी। बुखारी साहब, कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हमें पता है ये चारों एमएनएस कौन है और इस स्टोरी का ड्रॉप सीन जो है वो अगले 24 घंटों में सामने आएगा। तो ऐसा लग रहा था कि ही ऑलरेडी न्यू ऑल द सिनेरियो। ऑब्वियसली इससे ज्यादा उन्होंने कोई बात नहीं की और कहा कि 24 घंटे और इंतजार करें। बट अगर उन्हें पता था कि चारों एमएनएस कौन है और फिर उनसे जब सवाल ये पूछा गया, शाजिब ने ये सवाल पूछा कि क्या वो चारों एमएनएस आज वोट कास्ट कर सकेंगे, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल वोट कास्ट करेंगे और ड्रॉप सीन आपको 24 घंटे में पता लग जाएगा। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो सवाल है ये और इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए कि वीडियो बनाई किसने, लीक किसने की, सामने कौन लेकर आया? ये चीजें जो है चुपती नहीं है सिमल, और जल्दी पता चल जाएगा कि ये कहां से इजाद की गई थी, कौन इसके जिम्मेदार थे। ये तो अपनी जगह है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि इस इलेक्शन को इसलिए भी कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, इसलिए कि जो हुकूमती पार्टी है उसके अंदर की जो तोड़ फोड़ है, जिस तरह मैं अभी जिक्र करने वाला था कि सिंध से 13 लोगों ने खत लिखा था बाकायदा अपनी पार्टी की क़यादत को कि वो वोट नहीं देंगे उन लोगों को जिन्हें आपने उम्मीदवार नामजद किया है और जिनका पार्टी के हाई जो बेसिक कार्डर है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो पार्टी के लोग नहीं है, वो आउटसाइडर हैं। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, बिल्कुल बाकायदा स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाई गई उनकी तरफ से। लियाकत जतोई जो खुद पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने तो इतना खौफनाक इल्जाम लगाया, उसके ऊपर उन्होंने चैलेंज भी किया हुआ है अपने सामने। अब देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। और ये सब कुछ, ये तमाम मामलात अपनी जगह और जिस तरह से आपने कहा इल्जामात, और फिर अब तो ओपनली सामने भी आ रहे हैं सलीम बुखारी साहब, इसमें कोई शक नहीं है इसका इम्पैक्ट, और फिर आज के रिजल्ट से सामने आएंगी चीज़ें जो कि इसके रिजल्ट्स निकलते हैं। इसके अलावा एक और असेंबली जिसमें बड़ी अहमियत की हामिल है, छोटे सिर्फ 65 मेंबर्स हैं लेकिन उसकी अहमियत उसी तरह क्योंकि इक्वल मेंबर्स होते हैं सेनेट में। बलोचिस्तान असेंबली का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर कोयटा असेंबली के बाहर हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त कोयटा में क्या सूरत हाल है, कोयटा के जो सेनेटर्स हैं कौन से इलेक्ट होने वाले हैं और जो मेंबरान हैं जो कि डिफरेंट पार्टी से हैं किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, कुछ ऐलान हुए या फिर खुफिया इस वक्त रखा जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम सलाम जी। रिजवान बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप देख रहे हैं बलोचिस्तान की सियासत को, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके मेंबरान हैं, सपोर्ट सिस्टम, कोलिशन गवर्नमेंट है, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, आज क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है?
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कोलेशन गवर्नमेंत है, बलूचिस्तान की तारीख रही है कि यहाँ पर हमेशा एक जो है वो तमाम जमातों ने मिलकर हुकूमत साजी की है। इस असेंबली में भी कुछ यही सूरत हाल है। इस वक्त अगर बलूचिस्तान असेंबली में हुकूमत की बात की जाए तो बाप पार्टी, BAP पार्टी जिसे कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी यहाँ पर जो है वो इक़्तिदार में है, जबकि अपोजिशन की बात की जाए तो जमीयत उलमा इस्लाम से और BNP मेंगल जो है वो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं जो इस वक्त ऐवान में है। अगर सीटों की बात की जाए तो इस वक्त आज जो है वो कुल मजमूई तौर पर 12 नशिस्तें ऐसी है बलूचिस्तान की जिन पर जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें 7 जनरल की हैं, 2 टेक्नो की है, 2 खवातीन की और 1 जो है वो अकलियत की नशिस्त है। अदबी एतबार से अगर देखा जाए तो इस वक्त हुकूमती जो इत्तेहाद है वो भारी पड़ रहा है। मजमूई तौर पर जो हुकूमत के 41 वोट है जबकि अपोजिशन के 24 वोट है। देखा जाए तो इस वक्त जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो पुरुमीद है कि वो 5 सीटें जो है वो आसानी निकाल सकता है, मगर अगर आदाद शुमार की बात की जाए तो 4 नशिस्तें अपोजिशन के हिस्से में आ रही है। 5वीं नशिस्तों में कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। हुकूमती इत्तेहाद की बात की जाए तो हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में जो है वो हुकूमती इत्तेहाद से कुछ नाला जरूर नजर आई। सरदार यार मदनी ने अपनी खफगी का इजहार भी किया और अपने जो साहबजादे थे सरदार खान रिंद उन्हें आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में लाने का फैसला किया था। ताहम गुज़श्ता रोज चेयरमैन सेनेट यहाँ पर थे, उन्होंने न सिर्फ उनके तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया बल्कि मुकम्मल यकीन दहानियों के बाद सरदार यार मदनी की जानिब से उनके साहबजादे को भी दस्तबरदार करवा दिया गया है। इसके बाद सूरत कुछ यूं बन रही है कि इस वक्त जो है वो जो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से देखा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद में शामिल है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद में शामिल है और रिजल्ट क्या आता है ये तो ऑब्वियसली आज शाम तक आइडिया हो भी जाएगा, समझ आ भी जाएगी। कमरुद्दीन शाह साहब, एक सवाल जो आपने कहा कि इस तरह के स्कैंडल्स और वीडियोस जो हैं वो सियासी हैसियत रखते हैं, आईनी उनकी और कानूनी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन एक बड़ा बोझ और एक बड़ी जिम्मेदारी जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के ऊपर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टैम्प कर दिया कि जितनी नुमाइंदगी है उसी तनासुब से सीटें आनी चाहिए। करप्शन हुई या कुछ हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। अब सिर्फ अगर NA की ही बात कर लें, 178 मेंबर्स हैं टोटल इत्तेहादियों के और गवर्नमेंट के, और अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो उसी तनासुब से तो नुमाइंदगी ना हुई, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकेगा, कैसे डिफाइन कर सकेगा कि किन लोगों ने फ्लोर क्रॉस किया या क्या नहीं किया? इसको भी आप सियासी तनाजुर में ही देखते हैं या कुछ इसमें भी हो सकता है शफाफियत के ऊपर? कोर्ट की अपनी ओपिनियन थी, अपने रिमार्क्स है, रिमार्क्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती उसमें। मामला आप ये बताइए ना कि लोगों ने अपनी मर्जी से वोट देना है, इसमें बाकायदा उनकी शफाफियत है, उनकी मर्जी से आप किसी को पसंद करते हैं नहीं करते। अगर हुक्मरान तबका जो है वो अगर हफीज शेख को पसंद नहीं करता तो अपनी मर्जी से किसी और को वोट दे देता है, तो इसमें मुनासिब की नुमाइंदगी कहाँ से आ गई? तो फिर आप इसी तरह अगर ये सुप्रीम कोर्ट अगर ये चाहती है तो फिर आप जिस तरह हमारी ख्वातीन मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करती है पार्टी टिकट पर, पार्टी प्रायोरिटी दूसरा पार्टी प्रायोरिटी पर कर ले। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसकी। है मुझे वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, हम भी देखते हैं। तो उन्होंने ये क्या बात कर दी है कि भाई आप अपनी पार्टी के हिसाब से थे, पार्टी पसंद नहीं करती। अब सिंध में जब गड़बड़ हो रही है, मारपीट हो रही है, अगवा किए जा रहे हैं, उनकी मर्जी है, किसी को वोट दे किसी को ना दे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर यही कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने इलेक्शन बंद कर दें और कहीं भी ठीक है इंतखाब की जरूरत ही नहीं है, खुद ही पार्टी अपने फैसले कर दें। तो ये चीज नहीं होता, ये रिमार्क्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने खुद क्या किया, 2 आदमी मेंबर बैठे हुए हैं स्टे में बैठे हुए, 1.5 साल हो गया कासिम सूरी का जो मुकदमा जो है वो अभी नहीं लिया जा रहा। नहीं कर रहे उसको। ठीक है, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाई कोर्ट में 4 बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स होते हैं कि कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल सही राय है, रिमार्क्स हैं, लेकिन वही बात है कि इलेक्शन कमीशन, जैसे आपने कहा कि जेली इदारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की राय थी और इलेक्शन कमीशन ने ऑब्वियसली अपनी मुनाफिकत से ये पूरा सिस्टम करना था और वही उन्होंने किया कि पुराने तरीकेकार के ऊपर हम इलेक्शन कराएंगे। तो ये बात तो ठीक है। कमरुद्दीन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। सलीम बुखारी साहब, जैसे कमरुद्दीन शाह साहब ने जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि ये राय थी, राय की अपनी जगह अहमियत होती है, लेकिन अगर बुखारी साहब हम ये देखें कि राय सुप्रीम कोर्ट की थी, फिर जो सिचुएशन उसके बाद डेवलप हुई, फिर जो गुज़िश्ता रात हुआ, अब इलेक्शन होगा, गिलानी साहब अगर नॉमिनेट हो चुके हैं और आगे जाकर अगर वो इलेक्ट भी जाते हैं तो इसके बाद इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। आप बताइएगा इस सिचुएशन को क्या गवर्नमेंट डील कर पाएगी? देखिए, हुकूमत जो है इसको डील करने की बजाय हुकूमत इसके अंदर और ज्यादा
गड़बड़ तो शायद बुखारी साहब एक सेकंड होल्ड करिएगा, आपसे बात करते हैं। शजील मेमन इस वक्त हिंद असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपने बड़े शौक से देख लिया कि उन लोगों ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अगवा का ड्रामा इसलिए था कि अगर अगवा होता तो अगवाकार जो है वो उसको मोबाइल फ़ोन भी नहीं देता, उसको असेंबली में नहीं लेके आता। तो आपने देखा कि असेंबली में सारे लोग आए अपनी मर्जी से, तीनों मेंबर्स अपनी गाड़ी में, पर एक मेंबर को उन्होंने कान में क्या कहा साइड में लेकर जाकर कि उसको ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पीटीआई को जो है वो उनके अपने मेंबरान जो है वो खुशी से जो है वो गवर्नमेंट को वोट देंगे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। गवर्नमेंट को वोट देंगे। शजील मेमन साहब ने कहा कि कल जो मामला हुआ वो कल के लिए ही था, लेकिन आज आप देखेंगे कि बड़ा अपसेट होगा और पीटीआई जो है वो सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी को। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। जी बुखारी साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं ये कह रहा था कि जो कोशिशें की जाती हैं इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की या इस प्रोसेस को तलछट करने की, वो किस तरफ से हो रही हैं ये बिल्कुल वाजे होता जा रहा है। मैंने जैसा पहले कहा कि जो पीटीआई के अंदर की तोड़-फोड़ थी, उसके बाद आलम में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं जो नहीं की जानी चाहिए थी, और इस इलेक्शन को शफाफ रखने के लिए उनसे गुरेज जो है वो किया जाना चाहिए था। अभी कल की जो डेवलपमेंट है, जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब जानते बूझते हुए कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में कोई नहीं होगा इलेक्शन कमीशन पहुंचे और एक रेफरेंस दायर करने की, ये सारी वो एफर्ट्स हैं जो पूरे प्रोसेस को प्रागंदा कर रही है। और मेरे ख्याल से हुकूमत को खास तौर से जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इससे अवॉइड करना चाहिए, इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का तो ये काम होता है कि वो जिम्मेदारी से अपना किरदार जो है वो निभाए, और इस इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए उनका काम है अपोजिशन के जो भी मुतालबात हो उनको अकोमोडेट करें ताकि इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल ना हो। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हुकूमती पार्टी जो है गवर्नमेंट वो इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे अपोजिशन किया करती है। बिल्कुल ये बड़ी यही अजीब और गरीब सूरत हाल है। हमें तो आज तक इस किस्म की का सामना बिल्कुल सही, इल्जामात भी लग रहे हैं, परेशानी भी आ रही है, ऐसे ही लग रहे हैं। सही कह रहे हैं बुखारी साहब, आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसे लग रहा है कि उसके ऊपर प्रेशर है कि उनके शायद वोट तोड़े जा रहे हैं, जो कि अपोजिशन हमेशा ये तमाम सिचुएशन को देखती है और इल्जामात भी लगाती है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको ये बताएं कि मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब वोट कास्ट कर चुके हैं, राजा रियाज वोट कास्ट कर चुके हैं, आमिर कयानी कास्ट कर दिया है, नवीद कमर, शगुफ्ता जमानी, डॉक्टर शाजिया सोमरू, शाहिदा अख्तर अली और साजिदा बेगम साहिबा अपना वोट कास्ट कर चुकी हैं। पोलिंग का अमल जारी है। सलमान आबिद साहब, आप पे इस पे हम जरूर बात करेंगे, जैसे हमने कवर दिलशाद साहब से बात की, फिर बुखारी साहब पे उस कमेंट्स लिए, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। अभी असेंबली का वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, कितने मजबूत उम्मीदवार हैं हमें बताएंगे। अजमत अली शाह इस वक्त केपी असेंबली के बाहर हमारे साथ इस वक्त शामिल है प्रोग्राम में। जी अजमत, बताएगा जो सिचुएशन है केपी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बड़ी मजबूत दिखाई देती है, क्या सेनेट में भी ये रिफ्लेक्शन नजर आएगी? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग का जो अमल है वो शुरू हो गया है, और सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का जो पहला हल्का है चतराल 1 से उनसे हिदायतुर रहमान ने वोट जो है वो कास्ट किया है। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात की जो पोलिंग का अमल था वो आज तकरीबन 9:20 ऊपर 9 बजे जो है वो शुरू हुआ, और ये जो 5 बजे तक जारी रहेगा। अब अगर बात की जाए इस हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ऐवान बाला के लिए जो 12 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल है। खैबर पख्तूनख्वा में असल मुकाबला हुकूमत के 11 और अपोजिशन के 5 उम्मीदवारों के दरमियान है, जबकि 7 जनरल नशिस्तों के लिए हुकूमत के 6 और अपोजिशन की जानिब से 3 उम्मीदवार मैदान में है। टेक्नोक्रेट के 2 नशिस्तों के लिए हुकूमत के 2 और अपोजिशन के 1 रुकन मैदान में है, जबकि खवातीन के 2 नशिस्तों पर हुकूमत के 2 और अपोजिशन के 1 रुकन के दरमियान मुकाबला होगा। जी, और पोलिंग का अमल तो 5 बजे तक जारी रहेगा। अजमत, आप ठीक कह रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 18 वोटों से एक सेनेटर बनता है, तो गवर्नमेंट के टोटल मेंबर्स जो हैं वो इत्तेहादी और सारी चीजें मिलाकर 94 हैं, ऑपोजिशन के 42 हैं। रिजल्ट 5 बजे के बाद हमारे सामने आएगा। सलमान आबिद साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। जैसे अभी बुखारी साहब ब्रेक पर जाने से पहले और कवर दिलशाद साहब बात कर रहे थे, बुखारी साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि गवर्नमेंट इज बिहेविंग लाइक ऑपोजिशन। व्हाट डू यू वांट टू से? देखिए, पहली बात तो यह है कि बुखारी साहब ने ठीक कहा है कि गवर्नमेंट पे जितना प्रेशर है ना, उसकी वजह से उसको एग्रेसिव टूल इख्तियार करनी पड़ रही है। उसकी वजह क्या है? गिलानी साहब की निशिस्त पे अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो फिर पूरा पॉलिटिकल मंजरनामा जो है ना वो बदल जाएगा। आपकी मॉरल ग्राउंड्स जो है वो चैलेंज हो जाएंगी, और उसके बाद वो जो तहरीक में तमाद की बात आ रही है, चेयरमैन सेनेट की बात आ रही है, तो पूरा सिनेरियो बदलना है। एक बात तो इसलिए वो प्रेशर में नजर आती है, वो जेन्युइन उनके ऊपर प्रेशर है।
जहां तक कमर दिलशाद साहब ने बात की थी ना कि ये पॉलिटिकल सारा इशू है, देखिए बात ये है अब इसको इलेक्शन कमीशन ने इन्वेस्टिगेट करना है ये किस हद तक वीडियोस ऑडियोज जो है ये इफेक्ट हुई है इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। अब मैं नतीजा तो नहीं निकाल रहा ये, लेकिन पहले इन्वेस्टिगेट होगा और यही चीजें हैं जो इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करती हैं कि आप। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ऐवान बाला का दंगल तो सच चुका है और वोट कास्टिंग का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। 9 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो गया था और विफाक से आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, मुराद सईद ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, फैजुल्लाह कौमुका है और नवीद जेवा है जिन्होंने अपना अब तक वोट कास्ट कर लिया है और ये वोट कास्टिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। और जो 2 उम्मीदवार है विफाक से वो साथ साथ ही मौजूद हमने देखा है असम्बली में, हमें नजर भी आए। अब जीत किसकी होगी ये तो आज शाम तक ही पता लगेगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज जिस तरह से आपने कहा कि दोनों हमारे उम्मीदवार नजर आए इकट्ठे, और यही चीज है पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान में सिस्टम है, इस सिस्टम को आगे लेके जाने के लिए इत्तेफाक राय बहुत जरूरी है और साथ साथ इलेक्शन का एक प्रोसेस है, सिस्टम है, वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। ट्रांसमिशन का भी सिलसिला जारी और हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद हैं और ऑन सेट हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर एंकर रेहान तारिक साहब मौजूद हैं, तो उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान और चुगताई साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। चुगताई साहब सबसे पहले तो आपकी तरफ रुख करेंगे, सिंध की बात कर लेते हैं। अभी वहां पर वोट कास्टिंग का सिलसिला तो चल रहा है और मेंबर्स वहां पहुंच भी रहे हैं, लेकिन कल वहां पर जो हुआ, जिस तरह से मामला तय पाया और आज भी आकर पीटीआई मेंबर्स ने अंदर जाने से पहले मीडिया से गुफ्तगू की और वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि हम पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे, उन्होंने आज भी कहा कि हम अलग ऐलान कह रहे हैं, हम जाकर पीपल्स पार्टी को वोट करेंगे। तो क्या लगता है आपको कितनी सीट्स सिंध से जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में चली जाएंगी? मैं 2 बातों पे करूं। एक तो वीडियो जो कल आई जी और एक कल जो हंगामा हुआ, समझता हूँ दोनों एक ऐसा है पूरे जमहूरी सिस्टम नहीं है, मैं नहीं मानता। जो भी सिस्टम है उसमें ऐसा धब्बा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस वीडियो की कतई जरूरत नहीं थी, कतई जरूरत नहीं थी। और ये अगर किसी ने मतलब वो मशहूर डायलॉग है ना, कहाँ से आए झुमके, तो वो आता है ना, जावेद इकबाल साहब की फुटेज वीडियो आई थी, फिर नोटों की किताबों वाली वीडियो आई थी, फिर ये वीडियो आई, फिर ये वीडियो और भी आएगी। तो वो सवाल ही बनता है कि कहाँ से आई ये वीडियो, किसने बनाई ये वीडियो, किसने फैलाई ये वीडियो, ये तो पहले देखे ना। तो ये एक मसला है। दूसरा, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को इसको ओन नहीं करना चाहिए, इसे कंडेम करना चाहिए। नंबर 2, कल जो पीटीआई ने किया सिंध असेंबली में, कल में दिन भी था हमारे बहुत बड़े शायर नासिर काज़मी साहब का जी। उनका शेर है, तफाक़ात ज़माना भी अजब है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। वाह। ये जो कुछ कल हुआ है ये इंतहाई, मैं समझता हूँ कि उस असेंबली की तौहीन है जिसने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी, जिसने पाकिस्तान की करारदाद की तहरीक को सेकंड किया था असेंबली के अंदर खड़े होकर GMCA साहब ने। ये उसकी तौहीन है, ये लियाकत अली खान की तौहीन है, कायद अज़म की तौहीन है, जिन्होंने खड़े होकर यहाँ पर आइन दिया और पाकिस्तान का परचम मंजूर कराया। सही। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ है और सब कुछ आपको पता है वहाँ हुआ क्या है। वो दौड़ा के गाड़ी में बिठाया गया, 2 पीछे रह गए और जो पीछे हैं वो और भी पीछे हैं, वो कम नहीं है, वो ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी इसमें तो किसी मुश्किल से 2 चार कतई नहीं है। ठीक है। पीटीआई बहुत मुश्किल से 2 चार है। ठीक है। पीटीआई बहुत मुश्किल से 2 चार है। MQM को अपनी कुछ सीट्स निकालने के लिए 2 सीट्स 2 निकालने के लिए बातचीत करना पड़ रही है। पीपल्स पार्टी के पास जो सूरत हाल है वो ये है कि इनके 99 वोट्स हैं असेंबली में और 47% अगर आप फर्स्ट कैटेगरी लगाएं तो 47 वोट चाहिए एक आदमी को। राइट। बिल्कुल सही चुगताई साहब, आप सही कह रहे थे। और रेहान, मैं चाहूंगी कि चुगताई इस बात पर आपसे बात जरूर करें। जी चुगताई साहब हमारे साथ ही रहिए, लेकिन आपने एक बड़ा खूबसूरत शेर सुना दिया और हमारे साथ भी हमारे एक ऐसे एंकर मौजूद हैं जो बात बे बात शेर सुनाते हैं और बड़ा जबरदस्त सिनेरियो को क्रिएट करते हैं। तो मैं रेहान चाहूंगी कि इनका जवाब आप एक शेर से ही दें, वो सोच लीजिए। लेकिन जो वीडियो स्कैंडल का इन्होंने जिक्र किया, कमर दिलशाद साहब अभी कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इस पूरी चीज का सियासी मंजरनामा तो देखा जा सकता है लेकिन उसकी आईनी और कानूनी हैसियत कुछ नहीं है। रेहान, आप क्या कहोगे इस पर?
अच्छा देखें, नासिर बेग चुगताई साहब माशाल्लाह सिंध की पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो उसकी नब्ज को जब थामते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से सारे हालात बता देते हैं। वो कहते हैं कहाँ से आई ये वीडियो, किसने बनाई ये वीडियो और किसने फैलाई ये वीडियो, और फिर कहें कि कितने आदमी थे। तो एज फार एज द शेर इज कंसर्न, तो इरादे दिल जुबान जाबाजियां नारे या दिन के हंगामे ये रंगारंग तकरीरें, यहाँ हर चीज बिकती है, खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे। अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे जमीरों के, ये वो बाजार है जिसमें फरिश्ते आके बिकते हैं, यहाँ हर चीज बिकती है, खरीदारों बताओ क्या खरीदोगे। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अच्छा, नंबर 2, ये कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इशाइया था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया से टॉक की और बड़ी खूबसूरत बात की, जिसमें मेरा ख्याल है कि वो तमाम हिकमत अमली पोशीदा है कि इस वक्त पीडीएम क्या चाह रही है और होने क्या जा रहा है जी। वो कहते हैं कि हम रात जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, और इस वक्त ये हम हैं, ये यूसुफ रजा गिलानी है, पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार है, और ये हमारी पार्टी हो रही है। और बिलावल भुट्टो साहब ने जो जुमला कहा, उन्होंने कहा कि पीडीएम जो है सेनेट इंतखाबात से पहले जीत चुकी है, कल जो भी कुछ होगा वो बोनस होगा। अब सवाल ये कि पीडीएम सेनेट इंतखाबात से पहले कैसे जीत गई है। यूसुफ रजा गिलानी साहब को मैदान में उतारकर पीडीएम ने अपने आप को बहुत ज्यादा रेलेवेंट कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी साहब मैदान में उतरते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर से इतने एमएनएस नाराज हो गए हैं। पता चलता है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने कह दिया जनाब मैंने हफीज शेख को वोट कास्ट नहीं करना है। वो नजरियाती कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं वो हफीज शेख साहब को पैराशूटर समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हफीज शेख साहब जो है वो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, और आपको याद होगा कि हर हुकूमत का हिस्सा किस लिए रहते हैं, जब उनको वजारत ऑफर होती है वो आते हैं, उसके बाद दोबारा से चले जाते हैं। फिर गिलानी साहब ने जैसे उसको कैपिटलाइज किया, उन्होंने कहा पूरी नेशनल असेंबली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और मैं हर एक मेंबर को कन्विंस करूंगा। मुझे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देखें कि 2 रोज से इमरान खान साहब ने डेरे नेशनल असेंबली के अंदर डाले हुए हैं। नेशनल असेंबली के अंदर इजलास भी जारी है, लेकिन इमरान खान साहब एट द मोमेंट जिस वक्त वो नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद हैं वो इजलास में नहीं जाते हैं, वो अपने लोगों को लेजिस्लेटर्स को मुलाकात कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं। 195 सिटिंग्स होती है नेशनल असेंबली की, 21 सिटिंग्स के अंदर इमरान खान साहब मौजूद होते हैं, 174 के अंदर गैर हाजिर रहते हैं। टोटल जो हाजिरी की शरह खान साहब की वो 11%, और वो अचानक बढ़ गई है, बिल्कुल अचानक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसका फायदा क्या है? देखिए कायदे ऐवान इजलास को कितनी अहमियत देते हैं। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस बात के ऊपर नोटिस लिया, 50-50 करोड़ रुपए आप सेनेट इंतखाबात से एन कबल दे देते हैं। हालांकि आपका ये दावा रहा है कि आप कभी भी एमएनएस और एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स नहीं देंगे, क्योंकि अगर एमपीएस और एमएनएस को डेवलपमेंट फंड्स दावे और इसके अलावा ये रेहान जो आपने जिसने जिक्र किया है कि 50-50 करोड़ रुपया, ये तो हमेशा पीटीआई के खिलाफ रही है, और बिल्कुल सेनेट के इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली इसके ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। अब चूंकि असेंबली में इस वक्त वोट कास्ट का सिलसिला जारी है, तो हमारे पास कुछ मजीद नाम है जी। फवाद चौधरी साहब, नाज बलोच, विफाकी वजीर मुराद सईद, पीटीआई के सदाकत अब्बासी, वजीर दाखिला शेख रशीद, और फैसलाबाद से पीटीआई के रुकन खुरम शहजाद, पीपल्स पार्टी की मेहरीन रजाक भुट्टो, और फिर गुलाम रजा रुबानी साहब ने भी वोट दे दिए। मौलाना फजल रहमान के फजल मौलाना असद महमूद ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है, और ये सिलसिला 5 बजे तक जारी रहेगा। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि वोट कास्ट हो रहे हैं। सगीर चौधरी इस तमाम मामले को देख रहे हैं, असेंबली के बाहर खड़े होकर किस तरह से वहाँ पर पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। सगीर चौधरी का रुख करेंगे ब्यूरो चीफ में जी इस्लामाबाद के। जी सगीर बताइएगा। देखिए जी, हम सुबह से जो है वो पार्लियामेंट के सामने से रिपोर्ट कर रहे हैं, और इनसाइड पार्लियामेंट जो है वो बड़ी गहमा गहमी देखने में आ रही थी, चूँकि जो गुज़श्ता इंतखाबात होते रहे हैं सेनेट के, उसमें जो है वो सुबह के वक़ात में अमूमी तौर पर जो अरकान हैं वो उनकी तादाद में कमी होती है, और इस तरह से कुछ जोश जज्बा भी नहीं होता। लेकिन जो गुज़श्ता होने वाले इंतखाबात हैं और जो अब हो रहे हैं इंतखाबात, उनमें काफ़ी फ़र्क पाया जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें दिलचस्पी ली जा रही है। अरकान जो हैं वो बाकायदा लाइन में लगे हुए हैं, तकरीबन 50 से ज़ायद वोट अब तक जो है वो कास्ट भी हो चुके हैं। अहम शख्सियात जो हैं उन्होंने वोट कास्ट भी कर लिया है। शेख रशीद साहब जो हैं वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, और शेख रशीद साहब की जानिब से तो ये दावा भी किया गया है कि 120% उन्हें यकीन है कि हफीज शेख साहब ही जीतेंगे इस्लामाबाद से, चूँकि हफीज शेख साहब और इसके अलावा यूसुफ गिलानी साहब के साथ जी कांटेदार मुकाबला है। और दावा तो ये किया जा रहा है कि हफीज शेख जो है उनको पूरी अरकान की हिमायत हासिल है, और चूँकि 2 सीटें हैं इस्लामाबाद में, लेकिन कांटेदार मुकाबला जो है वो इस सीट में पर ही जो है वो हो रहा है। तो अभी जो अरकान हैं वो तो बहुत पुरुम्मीद हैं इस हवाले से, जो कि पीटीआई के हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन 7 से 8 घंटे में ये पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा, कौन हारेगा। लेकिन सगीर साहब, प्रेडिक्शंस का दौर जो है वो बड़े देर से चल रहा था। रेफरेंस के दौरान भी बड़े स्कैंडल्स, बड़े इशू सामने आए जिनको डिस्कस किया गया। चुगताई साहब, सबसे बड़े इंतखाब मुझे लगता है इन पूरे सेनेट में जो
सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन है वो वफाक में ही है, यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस अब्दुल हफीज शेख, जैसे अभी रेहान भी कह रहे थे। आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कहूंगी कि आप करें, बट आपको क्या लगता है? अब इत्तेहादी तो गवर्नमेंट के साथ ओपनली कह रहे हैं कि हम हैं, चांसेस हैं गिलानी साहब के? मैंने परसों भी आपसे कहा था कि उनके पास 181 वोट्स हैं। क्या ये 181 वोट्स उनको पड़ेंगे? मेरा सवाल ये है, और मेरा ख्याल है पढ़ना चाहिए जी। 181 वोट्स को पढ़ना चाहिए, उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन अगर इत्तेहादी टूटते हैं दिमकज़दा घर में, तो फिर कसूरवार कौन होगा? कसूरवार बड़े मसाइल हैं। हफीज शेख के साथ जब कर आमिर लियाकत थे, तो आमिर लियाकत ने अभी भी कमिट नहीं किया है प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद। प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात के बाद फिर लोगों को कहा है कि हम फंड देंगे आपको, और जो एक मुलाकात 1-1 हुई है उसमें बात भी हुई है। तो आमिर लियाकत ने ये नहीं कहा कि मैं वोट दूंगा हफीज शेख को, उसने कहा मैं अच्छे उम्मीदवार को। इसी तरह दूसरे लोग भी हैं। तो अगर ये 181 से कम लेते हैं तो मैं कहूंगा कि ये हार गए। ठीक है, ज्यादा भी हुए फिर भी हार गए। 181 से बेसिकली कम हुए, जो कि इत्तेहादी ऑपोजिशन का बिल्कुल ठीक। इतना बड़ा अपसेट होगा जिसको इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक, उनको फिर तहरीके अदम इत्तेमाद नहीं, इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा दोबारा अगर गिलानी मुंतखब हो जाते हैं। जी जी। तो मेरा ख्याल है कि प्रिवेल करेगा। सही। तो चुगताई साहब, आपके मुताबिक 181 से अगर नीचे नंबर आता है तो वो भी हार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। रेहान तारिक, जैसे कि चुगताई साहब ने बड़े वाज़े में कह दिया अल्फाज में कि 181 मतलब जो कि इत्तेहादी और गवर्नमेंट का नंबर बनता है, सपोर्टेड बाय 3 और 178 गवर्नमेंट के हैं, तो 181 से आमिर लाके साहब ने तो अपना जिक्र किया है। आपको क्या लगता है कि 181 से नंबर नीचे जा रहा है? ये बातें तो बहुत हुई हैं, 4 अरकान ये हो गया, 10 नहीं आ रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, इलेक्शन डे कुछ और होता है। देखिए, एवरीबडी इज लाइक टॉकिंग अबाउट हफीज शेख बमुकाबला यूसुफ रजा गिलानी। जैसे चुगताई साहब ने कहा, आप सीमल अभी कुछ देर पहले प्रेडिक्शन की बात करी थी, तो प्रेडिक्शन बड़ी आसान है सीमल। आप देखिए, गोल्डन नंबर चाहिए होता है आपको सेनेट इंतखाब के अंदर, जहाँ पे आप प्रोपोर्शन को देखते हैं कि नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ की ये 2 नशिस्तों की बात हो रही है, आपको मिनिमम 171 वोट्स चाहिए हैं। अब इस वक्त जो पोजीशन है, पार्टी पोजीशन, वो क्या है? 157 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं, अगर इत्तेहादियों को मिला लिया जाए तो 181 बनता है। दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है, पीडीएम इत्तेहाद है, उसके 160 वोट्स हैं। तो बड़ा क्लियर है, यानी अगर पीडीएम जो है यहाँ से इंतखाब जीतना चाहती है तो उसको मिनिमम 11 वोट्स मजीद दरकार होंगे अपने 160 के साथ। लेकिन अगर हुकूमत को इंतखाब जीतना है तो उसे अपने लोगों को रिटेन करना है, हुकूमत को रिटेन करना है। तो इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो दिस इज वेरी मच क्लियर, आप लिख लीजिएगा कि इंतखाब तो बाहर के हफीज शेख साहब ही जीतेंगे, लेकिन जैसे चुगताई साहब कह रहे हैं कि अगर 1-2 वोट भी कम हो जाते हैं, 3-4 वोट कम हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब के लिए सोचने का मकाम होगा, यही अदम एतमाद होगी। लेकिन प्रेडिक्शन इज वेरी मच क्लियर, जीत जाएंगे हफीज शेख साहब, जीत जाएंगे हफीज शेख साहब। ये मेरी बात आप रेहान, आप एंटी हफीज वोट की भी बात कर रहे थे, और खास तौर पर जब इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि पुराने तरीके पर इंतखाब होगा, तो वोटर्स फिर वो जो एक जमीर साहब हैं उनका भी कभी कभी सुन लिया करते हैं, ऐसा नहीं होता? ये चुगताई साहब आप कहते हैं जमीर साहब, मैंने आप ही को कोट किया। जमीरों के चरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं, ये कैसे लोग हैं, जालिम वफाएं बेच देते हैं। अगले 2 मिसरे में नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ जमीर साहब जो है ना, वो सोए हुए हैं बड़े अरसे से, और बहुत सारे लोगों की जमीरों पर दस्तक देने की कोशिश हम भी करते हैं, आप भी करते रहें, कोशिश की जाग जाएंगे। लेकिन मामला ये है इस वक्त एज फार एज दिस इंतखाब इज कंसर्न, जिसमें हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी साहब है, तो ये बड़ा सिंबॉलिक है। यूसुफ रजा गिलानी साहब को मैदान में उतारने का मकसद ये था कि एक तो साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी जो शख्सियत है उस हवाले से किसी को बड़ी क्लैरिटी है। आपको पता होगा कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उनके दौर में आई हैं, और पार्लियामेंट कितनी एक्टिव रही और कितनी कंसेंसस के साथ मामला होते रहे, और इसका जिक्र उन्होंने इमरान खान साहब को अपने खत के अंदर भी किया। अब मामला ये है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, उसके अंदर हुकूमत भी कोशिश करेगी, अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, पीडीएम भी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, लेकिन पीडीएम को भी पता है कि वो कितने पानी में है, हुकूमत को भी पता है कितने पानी में है। इस वक्त मामला ये है कि अगर आप इत्तेहादियों की बात करें, हुकूमत की एमक्यूएम है, वो जीडीए बैठी हुई है, ये दीगर इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के, जो इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। बात ये है कि इत्तेहादी हमेशा हुकूमत के सर पर खड़े हुए होते हैं। बिल्कुल ठीक। आप ये जरा नासिर बेग चुगताई साहब से पूछें कि क्या एमक्यूएम अफोर्ड कर सकती है हुकूमती इत्तेहाद से निकलना? नहीं निकल सकते ना, उनकी अपनी लेजिटिमेसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनको कोई ना कोई छत्र छाया हमेशा किसी न किसी हुकूमत के अंदर चाहिए होती है। सिंध हुकूमत से ज्यादा विफाक से फायदा है, और विफाक उनके लिए, और ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये ऐसी वीकनेसेस होती है
गवर्नमेंट्स की जिनको कैपिटलाइज करने का भरपूर मौका मिल जाता है इत्तेहादियों को। तो मेरा ख्याल है कि इत्तेहादी सिर्फ और सिर्फ गेज करते हैं कि हुकूमत कितने पानी में और किस तरह से कैपिटलाइज किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है काफी हद तक खान साहब ने जो 2 दिन नेशनल असेंबली के अंदर गुजारे हैं उसमें बहुत हद तक चीजों को मैनेज किया होगा और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हफीज शेख साहब जो है जीत जाएंगे, लेकिन 1 से 2 नंबर भी अगर कम होना वो परेशानी का बात कि हफीज शेख साहब जीत जाएंगे 171 से, लेकिन अगर 181 से नंबर्स कम हुए तो दैट्स अनदर क्वेश्चन टू डिस्कस और हमारे पास एक और फिर इशू होगा जिस पर हम बात कर सकेंगे। तो भाई साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी, जैसे रेहान ने प्रेडिक्ट किया कि अगर हफीज शेख साहब जीत जाते हैं तो क्या ये पीडीएम का डाउनफॉल होगा? क्या पीडीएम फिर अंडर द लाइन चली जाएगी क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उनमें? पीडीएम इज नथिंग टू लूज। जैसे बिलावल साहब ने कहा कि हम जीत गए हैं, ये जो कुछ होगा बोनस होगा। आज जो कुछ पीडीएम गेन करेगी बोनस गेन करेगी, अगर नहीं होगा तो वो बोनस नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लॉन्ग मार्च तो अभी आगे आना है और उसकी डेट्स भी आनी है। आजाद नेडियो ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जानते हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है। जी आजाद बताइएगा, अपडेट्स क्या है, अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर सूरत इस तरह है कि यहाँ पर जो दिलचस्प सूरत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ जो 3 अरकान थे उनकी तरफ थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 मुनर्रफ अरकान है जिसमें असलम अबरो और शहरियार शहर, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। लेकिन जो है करीम बख्श गबोर जो कल सिंध असेंबली से उठाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानब से, वो तहाल सिंध असेंबली नहीं पहुँचा, लेकिन वो अरकान जिन्होंने करीम बख्श गबोर को सिंध असेंबली के ऐवान से उठाया था जिसमें खुरम शेरजमा और दीगर शामिल हैं, वो सिंध असेंबली पहुंच गए हैं। उनका ये दावा है कि असलम अबरो और शहरियार शहर ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कास्ट किया होगा, लेकिन उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि आज जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, 5 उम्मीदवार कामयाब होंगे। आज उन्होंने शाम जो जश्न का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि उनके उम्मीदवार कामयाब होंगे, लेकिन वो अपोजिशन को सरप्राइज देंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है नताज आने से कबल ही जश्न का ऐलान कर दिया है कि आज शाम वो जश्न मनाएंगे। सूरत हाल जो है एक तरफ हर जमात कहने की जा रही है कि उनकी कामयाबी होगी, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी इस वक्त सिंध असेंबली के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, सही है आजाद नोडियो, ये कॉन्फिडेंस तो होना भी जरूरी है होता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो फिर और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। अभी तो सिलसिला जारी है, लेट्स सी 5 बजे के बाद क्या होता है। नासिर चुगताई साहब, जैसे कि रेहान भी जिक्र कर रहे थे कि 181 से कम होना परेशानी का बायस, आपने कहा 181 से कम होना ये हार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आपको अगर क्या लगता है कि 2 से 3 तो एक्सपेक्टेड भी हैं जिसमें आमिर लियाकत साहब थे, या फिर 2-3 और आ जाएंगे, लेकिन 176 प्लस या 176 कम, जो कि इमरान खान साहब वजीर आज़म बने थे जब 176 नंबर था, उससे कम होते दिखाई दे रहे हैं या उससे ऊपर ही होंगे? देखिए, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो अंदर जाएगा वोट डालने, वो मुमकिन है रफ्त करता जाए, गाने गाता जाए तहरीक इंसाफ के, शफाफ से चली क्या है क्या गाना है वो, तो वो गाना गाता जाए, अंदर जाके वो शफाफ ना हो जाए, वो साफ ना हो जाए। ये हुआ है संजरानी के इंतखाब में, यही हुआ ना, ऐसे हुआ जी। संजरानी के इंतखाब में संजरानी के खिलाफ वोट दिखा दिए गए, स्टैंड अप हो गए, जब अंदर गए तो मामला कुछ और निकला जी। तो वो भी तय करें ना, मुझे बता दें कि वो वोट किसने खरीदे थे, और संजरानी साहब से भी पूछे कि वो वोट किसने लिए थे। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन बैठकर लोगों को 1 to 1 मुलाकात करके अपने उसूल को छोड़कर हर काले पीले से हाथ मिलाया है, जिससे मिलना पसंद नहीं करते थे, वो मजबूरी में मिले हैं बहुत ज्यादा, और ना पसंदीदा अंदाजे मिले होंगे, वो घर जाके बड़े परेशान भी हुए होंगे कि मैं किन किससे मिल लिया, तो लेकिन उसका फायदा तो हुआ होगा कुछ लोगों को। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पैराट्रूपर्स जो हैं, जो आए हैं इस पार्टी के अंदर, उसकी वजह से पार्टी का नजरियाती वोट बहुत सख्त खिलाफ है, सिंध के अंदर बहुत सख्त खिलाफ है। अभी तो खैर मामला आप लोगों ने खत्म ही कर दिया ना, वहाँ तो सिलेक्शन हो गया, मरियम बीबी भी नाराज है इस बात के ऊपर कि आप लोगों ने मुकाबला ही नहीं किया। बलूचिस्तान में अच्छा मुकाबला हो रहा है, KPK में अच्छा मुकाबला है, और जाहिर है सिंध का तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी 6 सीटें तक ले सकती है, तो शायद ज्यादा भी हो जाए। और तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा बुरा हो रहा है सिंध में, क्योंकि जो सिंध का कैडर है तहरीक इंसाफ का, जो नजरियाती कैडर है, वो सख्त खिलाफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब। और ये बात
ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस पूरे सियासी मंजरनामे में पंजाब को मिस किया जा रहा है कि बिला मुकाबला वहां पर मुंतखब हो गए थे, लेकिन जहां ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ है इसमें रेहान, जैसे अभी चुगताई साहब कह रहे थे और अब से कुछ देर पहले हमारे साथ सलीम बुखारी साहब भी मौजूद थे और वो भी कह रहे थे कि मुझे कोई दो राय नहीं है, वो आपकी वाली बात कह रहे थे कि अब्दुल हफीज शेख जीत जाएंगे, लेकिन मुझे ये जो डाउट्स आए या जो मैं इसको डिस्कस भी कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट की वजह से हुआ, गवर्नमेंट की बौखलाहट। गवर्नमेंट इतने सारी चीजों को ऐसे ले रही है कि वो कॉन्फिडेंस उसी में नजर नहीं आ रहा, मतलब गवर्नमेंट खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनका कैंडिडेट कंप्लीटली जीत जाएगा। क्या वजह समझते हैं आप? सिविल, इसका क्रेडिट आप पीडीएम को देना। अगर पीडीएम ने इसको अच्छे तरीके से कैपिटलाइज ना किया होता तो हुकूमत इतने खतरे के अंदर, खदशे के अंदर ना होती। और एक जुमला जो हुकूमत के ऊपर बिजली बन के गिर रहा है, मार्क माई वर्ड्स, वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट बजाहिर सेनेट से पहले न्यूट्रल दिखाई दे रही है। और गिलानी साहब ने भी ओपनली, ये गिलानी साहब ने कहा, ये इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक मैसेज के अंदर कहा। आपको लगी? देखिए, ये तो आज पता चल जाएगा आपको, लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये तो गेज किया जा सकता है। आपको कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो बता रहे होते हैं कि कौन क्या कर रहा है इस वक्त। देखिए, तर्जुमाने पाक फौज ने बार बार कहा कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, फौज को सियासत से अलग रखा जाए, जो बड़ी अच्छी बात है और प्रिंसिपल स्टैंड है पीडीएम का भी। लेकिन पीडीएम अगर ये कहती है और हुकूमत इससे चिढ़ खाती है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ये कहती रही है कि ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, हाइब्रिड रिजीम चल रही है जिसमें फौज, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पे है। जहां इसका मतलब ये तो नहीं है एस्टैब्लिशमेंट बजाय न्यूट्रल होने का मतलब ये तो नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त ऑपोजिशन के साथ खड़ी हुई है। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि ना वो ऑपोजिशन के साथ खड़ी है, ना वो हुकूमत के साथ खड़ी है, जिसने सियासत करी अपने बलबूते के ऊपर करे। ये जुमला हुकूमत के लिए नागवार क्यों है? क्योंकि हुकूमत बार बार कहती है हमारा तो सफा ही सेम है। अगर इस वक्त पीडीएम ये बावर करा रही है हुकूमत को कि भाई कोई सफा सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के खतरे की बात तो है। तो हुकूमत जो है इस वक्त उसकी बहुत बड़ी खौफ की अलामत है। और जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिकेटर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं। पीडीएम ने फैसला किया कि उन्होंने बाई इलेक्शंस के टेस्ट करना है, वो बाई इलेक्शंस में चले गए। सिंध के अंदर पीडीएम को क्या सपोर्ट मिली, इवन नौशेरा के अंदर जो परवेज खटक साहब जहां से बड़े से पहले जिनका रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आता है, उसके बाद से जो कुछ होता है और वहां से वली साहब जीत जाते हैं, इख्तियार वली साहब, और कॉम्प्रिहेंसिवली जीतते हैं। और फिर परवेज खटक साहब के अपने भाई लियाकत खटक साहब, ही इज वेरी मच अप अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर। तो इस वक्त जो सूरत हाल आपको बाई इलेक्शंस के अंदर दिखाई दी, जहां मैं समझता हूं कि रेफरेंडम ही हुआ एक तरह का हुकूमत के खिलाफ, यानी जो सेटिंग गवर्नमेंट होती है उसके पलड़े में वोट डलता है। इलेक्शन के बाद जो सिचुएशन डेवलप और आपने 75 के बाद जो देखा, और फिर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है और इलेक्शन जितना इम्पार्शियली उसको टैकल किया है, और खास तौर पे आप देख लें कि गुज़श्ता रोज से फवाद चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए, वो तो जिस दिन से उनको कलमदान मिला है साइंस और टेक्नोलॉजी का, वो समझते हैं कि सारी साइंस और टेक्नोलॉजी। तो बारकैफ इस वक्त जो आप इंडिकेटर्स देख रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत सारी प्रेशर है, न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल का लफ्ज ही हुकूमत के लिए और ये पाकिस्तान तरीके से गवर्नमेंट के लिए प्रेशर बन चुका है। गवर्नमेंट कुड हैव प्लेड इट कूल, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ इसको अच्छे से खेल सकती थी। गवर्नमेंट बौखलाती है तो फिर इश्यूज भी बनते हैं, बातें भी निकलती हैं और इन बातों का तस्करा भी होता है। बहरहाल हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फैसल वावडा साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सेनेट का वोट कास्ट किया, सेनेट के उम्मीदवार के लिए, और साथ ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने अपना इस्तीफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। आपको बताते चलें कि फैसल वावडा ने अपना इस्तीफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश कर दिया है और कौमी असम्बली की सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया कुछ देर पहले, जब दूसरा वोट फैसल वावडा ने कास्ट किया था, जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ था। और वोट कास्ट करने के बाद ही वेंट टू इस्लामाबाद हाईकोर्ट और वहां पर जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा सबमिट करा दिया है। जी, हम एहतशाम कियानी से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या तफसीर है। और अभी ये भी आपको बताएं कि वकील फैसल वावडा ने यह कहा है कि फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस भी गैर मौसर हो चुका है जी, और केस की समाअत जस्टिस आमिर फारूक अभी कर रहे हैं। फैसल वावडा के वकील ने इस्तीफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया है, तो वकील उनके रिप्रेजेंट किया, उन्होंने जाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। उनके खिलाफ एक केस चल रहा है नाअहली का, अब वो भी कहा जा रहा है कि वो गैर मौसर हो चुका है। फैसल वावडा के वकील ने ऐसा कहा है। अब चूंकि वो सेनेट के इलेक्शन के लिए भी कंटेस्टेंट हैं, तो एक जानिब उन्होंने कौमी असम्बली का वोट, अपना हक जो है वो इस्तेमाल किया, और साथ ही उसके बाद अपने इस पोजीशन से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब आई थिंक अब वो सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर ही इसको आगे लेकर चलेंगे। हमारे साथ नासिर बेग चुगताई साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस पर कमेंट ले लेते हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, देखिए कि पहले जाकर वोट कास्ट किया, ही वाज द सेकंड वन जिन्होंने नेशनल असेंबली में जाकर अपना वोट कास्ट किया, और फिर उसके बाद अदालत में जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना इस्तीफा पेश कर दिया। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल रेफरेंस की तरह है कि जो नाअहली से रेफरेंस पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी समाअत भी बहुत बड़े गलतियाँ की गई, गलत कोट किया गया आइन को। इसमें भी मेरा अपना ख्याल है
कि वो गलती की जा रही। देखें, केस गैर मौसर नहीं हो सकता, नाअहली केस गैर मौसर नहीं हो सकता जब तक उसका फैसला न हो जाए, जब तक अदालत ये ना कह दे कि बेकसूर हैं या कसूरवार हैं। बिल्कुल ठीक। इन्होंने बतौर मेंबर कौमी असेंबली एंजॉय किया, मिनिस्ट्री ली, सब कुछ लिया। अच्छा, उसके बाद अगर ये डिस्क्वालीफाई होते कौमी असेंबली की सीट से इस केस में, तो उनकी सेनेटरशिप भी खतरे में पड़ जाएगी। एक दूसरा पॉइंट, मैं लीगल आदमी नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ कानून। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि ये एक सीट खाली कर रहे हैं मैंने की कराची से जी, वो बल्दिया की सीट है जी जी, और बल्दिया की सीट में शहबाज शरीफ की जो शिकस्त है वो 650 से 700 वोट किए जी, जिसमें रिकाउंट में कमी का इम्कान था जो नहीं हो पाई। खैर, तो वहां पर पीपल्स पार्टी हाथ पारेगी। तो बेसिकली इसके बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकी सेनेट की सीट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कानूनी नुक्ता नजर भी हम देखेंगे किस तरफ हो रहे हैं। ठीक, नासिर चुगताई साहब आप साथ ही मौजूद रहेगा। एहतशाम कियानी ने जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, उनसे हम जानते हैं इस वक्त जो सिचुएशन है और इसकी तफसील क्या है। जी एहतशाम। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फैसल वावड़ा की नाअहली केस की समाअत की है और फैसल वावड़ा को अदालत ने आज एक बार फिर से आखिरी मौका दे रखा था कि वो जवाब जमा कराएं। तो फैसल वावड़ा के वकील जो अदालत में पेश हुए, उन्होंने फैसल वावड़ा का कौमी असेंबली की नशिस्त से मुस्ताफी होने का जो इस्तीफा था वो अदालत में पेश कर दिया और ये इस्तदा की कि फैसल वावड़ा ने चूंकि कौमी असेंबली से अब इस्तीफा दे दिया है तो उनके खिलाफ ये जो केस है ये गैर मौसर हो चुका है। उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि फैसल वावड़ा ने अब कौमी असेंबली से चूंकि इस्तीफा दे दिया तो पिटीशन गैर मौसर हो जाती है। लेकिन जो दरखास्त गुजार के वकील हैं बैरिस्टर जहांगीर जदून, उन्होंने ये दलाइल दिए हैं कि फैसल वावड़ा ने सेनेट इलेक्शंस में वोट कास्ट किया। ये मालूम नहीं कि इससे पहले इस्तीफा दिया या बाद में। पहले भी बहुत से अरकान असेंबली इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन वो दोबारा पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं। जब तक स्पीकर कौमी असेंबली इस्तीफा मंजूर ना कर ले तब तक मुतलका शख्स कौमी असेंबली का ही मेंबर होता है। फैसल वावड़ा ने दोहरी शरीयत न रखने का झूठा बयान अल्फी जमा कराया और वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अब मामला ये नहीं है कि उन्होंने कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि उनका झूठा बयान अल्फी जो उन्होंने अदालत में, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराया था, उसके नताइज देखने हैं कि उसके नताइज क्या हैं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से ये वाज़ेह है कि फैसल वावड़ा कागजात नामजदगी की मंजूरी तक अमरीकी शहरी थे। उन्होंने तारीख भी बताई कि 18 जून को स्क्रूटनी मुकम्मल हुई और 25 जून को फैसल वावड़ा ने दोहरी शहरियत तर्क की। तो इस मामले को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस केस को सुने और इस पर फैसला जारी करे। केस की समाअत जारी है। बिल्कुल, केस की समाअत जारी है। तो शाम जैसे कोई अपडेट आए हमें जरूर बताइएगा। और बात नासिर बेग चुगताई साहब भी ठीक कह रहे थे कि पिटीशन गैर मौसर नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस अदालत ये खुद कह दे। अभी तो सिर्फ दरख्वास्त दायर की गई है वकील फैसल वावड़ा की जानिब से। अब देखते हैं कि अभी समाअत चल रही है और मज़ीद इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट उठाया वकील ने वो ये कहा है कि ये किस वक्त दिया गया इस्तीफा, ये भी मैटर करता है, अगर पहले दिया है या वोट कास्ट करने के बाद दिया है। एनीवेज ये मामला कोर्ट ही देखेगी कि किस तरह से इसको सेटल करना है। वोटिंग जारी है, बाकी सूबाई असेंबलीज में भी इस वक्त मामला चल रहा है। पंजाब की हमने बात की, सिंध की बात की, केपी की बात हो रही है। बलोचिस्तान का अगर जिक्र करें, बलोचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान की सीट्स तो 65 हैं जो कि प्रोविंशियल असेंबली की, लेकिन इंपैक्ट ऑब्वियसली उसका सेनेट में बराबर का है। बलोचिस्तान की सियासत को आप कैसे देखते हैं, उसका क्या इंपैक्ट आएगा? देखिए, वहाँ जो बाप है वो तो सबके बाप है ना, तो वो ज्यादा मेजॉरिटी ले लेगा। सही, तकरीबन 5-6 सीटें उसकी पक्की हैं जी, और वो पीटीआई के तहत ही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बलूचिस्तान में पीटीआई नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं पीटीआई का। वो झगड़ा हुआ अब्दुल कादिर पे, वो इतना बढ़ गया कि कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो पीटीआई के अरकान आज़ाद है, किसको वोट देते हैं। तो कहते ये कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के 2 आदमी आ सकते हैं और इस तरह खुसूसी नशीब पर भी कोई एक अपोजिशन का आदमी आ सकता है। तो वहाँ भी बड़ी मजे की सूरत हाल है। और लेकिन ये कि जब आप वापस आएंगे सेनेट के अंदर तो वहाँ की सूरत हाल भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जी जी, वो कह रहे थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे, और फवाद चौधरी साहब, मैं बिल्कुल मानता हूँ शायद सबसे बड़ी पार्टी हो, शायद मैं लगाया था साथ में सबसे बड़ी पार्टी हो। लेकिन जब वोट मिलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, JUIF के और बाकी पार्टियों के, तो कौन सा ग्रुप सबसे तगड़ा होगा ये मैं भी नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि बराबर होगा और शायद पीटीआई को बहुत मुश्किल पेश आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और
किसी भी मरहले पर बेटे के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बेग साहब, ये आप जो कह रहे हैं बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मेजर जो मेजॉरिटी है वो पीटीआई के हक में नहीं जाएगी। अगर फर्क तो वो 2, 4, 5, 6 नंबर्स का ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। अब एक बार फिर हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शंस की, जो कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में इस वक्त जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पाकिस्तान के लिए सेनेट का इलेक्शन, और इसके जो पहले हुआ वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहस जो है वो होनी चाहिए और उसका इंपैक्ट जो है वो आइंदा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में पड़ेगा। बिल्कुल सही। नाज़िर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अभी ब्रेक पर मैं और अबूजर बात भी कर रहे थे, बेग साहब से भी बात कर रहे थे, और अक्सर ऐसी ट्रांसमिशन का जो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन होता है ना, वो बहुत मजेदार होता है। तो चुगताई साहब, जैसे अभी अबूजर बात कर रहे थे कि केपी के सिंध कोई पेशावर चले जाएं, आप कौमी असम्बली में चले जाएं, बड़ी हलचल है, बड़ी अपडेट्स हैं, बार बार हम वहाँ से रिपोर्टर्स की मुसलसल अपडेट्स भी ले रहे हैं। आज़ाद नेडियो हमें अपडेट कर रहे थे, सगीर चौधरी हमारे साथ कौमी असम्बली के बाहर से भी मौजूद हैं। मैं पंजाब को बड़ा मिस कर रही हूँ। क्यों हुआ यहाँ पर बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो गए? अच्छी रवायत है, ठीक है, वो सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन ये एक्टिविटीज और ये तमाम चीजें, पंजाब आउट है इससे। देखिए, पंजाब से जो मुंतखब हुए वो मुंतखब नहीं हुए, उन्हें कहते हैं चुनतखब हुए। सिलेक्टेड है वो। और मेरा ख्याल है मरियम को भी पसंद नहीं आए। अच्छा, तो उनसे पूछा गया कि आप पंजाब में जो सेनेट के इंतखाबात हुए उनके बारे में क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। चुगताई साहब, यहाँ पर चुगताई साहब, ये जो चुनतखब आपने बोला है वर्ड, और आपने कहा कि मरियम साहबा को ये पसंद नहीं आया, तो फिर ये डिसीजन क्या नून लीग ने मिलकर नहीं लिया? क्योंकि नून लीग की सेकंड स्टेक होल्डर है पंजाब में, नून लीग में अहम किरदार है मरियम नवाज का, तो फिर किसने डिसाइड कर लिया ये सीट एडजस्टमेंट? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, को पहुंचना पड़ेगा, लेकिन पहुंच चुके हैं जाहिर है। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी, परवेज़ इलाही चौधरी, ये सब मिल गए, इन्होंने बात की और उसके बाद इन्होंने वो सिलेक्शन किया। तो अब सेलेक्टर्स ने, तो अब सेलेक्टर्स कौन हुए? परवेज़ इलाही हुए, आसिफ जरदारी हुए और शहबाज शरीफ हुए। लेकिन चुगताई साहब, एक थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिएगा कि मुनासिब नुमाइंदगी के तहत ये बिला मुकाबला इंतखाब हुए, सीट एडजस्टमेंट हुई, तो ये एक तरह से अच्छी रवायत भी तो है। ना पैसों का लेन देन हुआ, ना हॉर्स ट्रेडिंग हुई, ना स्कैंडल्स हुए, ना इश्यूज बने, ना किसी के ऊपर इल्जाम लगाए गए, ना किसी के ऊपर इल्जाम लगे। हाँ, एग्जैक्टली, मैं यही लाना चाह रहा था आपको इस प्रोग्राम पर। देखिए, एक सिस्टम होता है लिस्ट सिस्टम, फिर वो इन्फोर्स करे, फिर इलेक्शन की बात ना करे। एक होता है लिस्ट सिस्टम कि हर पार्टी अपनी तादाद के मुताबिक एक लिस्ट फराहम करेगी और जो इलेक्शन कमीशन है उस लिस्ट के मुताबिक बता देगा कौन कौन मुंतखब। जैसे रिजर्व सीट्स पे डिसीजंस होते हैं खवातीन की रिजर्व सीट्स पे। बिल्कुल 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 सही। चुगताई साहब, हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से, तो असेंबली के अंदर का सिनेरियो जो है उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल सीमल, आज एक बड़ा अहम इंतखाब होने जा रहा है। वैसे तो 37 नशिस्तों पर इंतखाब हो रहे हैं, मगर सबसे जो अहम नशिस्त है वो इस्लामाबाद की है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और वफाकी वज़ीर ख़जाना शेख हफीज़ मद्दे मुकाबिल है, और दोनों के दरमियान एक बड़ा कांटेदार मुकाबलों की तवक्को की जा रही है, क्योंकि कामयाब होने वाले उम्मीदवार के लिए 171 वोट का लेना लाजिम है, जबकि जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है उनकी जमात तो अक्सरियत में, मगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका जो फर्क है। उस्मान, ये सारी इंफॉर्मेशन तो हम मुसलसल बता भी रहे हैं, स्क्रीन पर चला भी रहे हैं, जरा असेंबली के अंदर की सूरत हाल बताइए ना। अब तक किसने वोट कास्ट किए हैं? दोनों कैंडिडेट्स हमें साथ असेंबली में नजर भी आए, मेंबर से बात करते हुए भी। स्पिरिट कैसी है वहाँ पर? एतराज भी हो रहे हैं, बिल्कुल। पोलिंग का अमल जो है वो तेजी से जारी है, और दोनों उम्मीदवार जो है वो ईवान के अंदर मौजूद है, और दोनों उम्मीदवार जो है वो ईवान के रुकन तो नहीं है, मगर दोनों जो उम्मीदवार है, क्योंकि जो हफीज शेख है उनसे हुकूमती अराकीन इस बात का शिकवा जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 1.5 साल से जो है वो वफाकी वजीर खजाना भी हैं, मगर वो उनसे मुसलसल राब्ते करते थे, जो अपने मसाइल के हवाले से, अपने कामों के हवाले से। इस पर जो है वो हफीज शेख से जो उनके अराकीन है वो नाला है, और उन्होंने मुतअद्दिद बार यही शिकवा और नाराजगी है। इसका मतलब उनको ऐसा लगा कि शेख साहब उनसे मिल रहे हैं असेंबली में, तो चलो अपना गिला शिकवा जो है ना वो एतराजात भी आए, और एतराजात के बाद क्या
इसका इम्पैक्ट क्या वोट कास्ट करने में डाले मतलब नजर आएगा या नहीं, ये भी आज शाम तक पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, और बड़ा जबरदस्त गुफ्तगू हुई एक बार फिर नासिर बेग चुगताई साहब आपके साथ, बड़ा मजा आया। और जो आपका वर्ड था वो मेरा ख्याल बड़ी देर तक याद रखा जाएगा। देखूंगी कि उर्दू में लिखा कैसे जाता है। थैंक यू सो मच बेग साहब, अभी हमारे साथ मौजूद थे। हैव अ गुड बिजी डे जो हम सबका गुजरने वाला है कि मुसलसल अपडेट्स आएंगी और